नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल विकेटी एजुकेशन में। जहां आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर हमने शुरुआत किया था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो 3 क्षेत्रों को में बांटा गया था, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में होता था जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त करते थे, वो प्राथमिक क्षेत्रक में होता था। अब ये प्राथमिक क्षेत्रक से जब हम कुछ नया उत्पादन करते थे, जैसे गेहूं से आटा बनाना, रोटी बनाना, बिस्कुट बनाना, वो सारा द्वितीयक क्षेत्र में, विनिर्माण काम जितना भी होता है द्वितीयक क्षेत्र में। अब इन दोनों का जो मदद करता है वो तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि व्यापार करना, परिवहन, संचार, दूरदर्शन, जो शिक्षा, ये सारा चीज़ इन दोनों का मदद करता है। तो ये तृतीयक क्षेत्र में होता है, हमने जाना था। तो आज के पार्ट में हम लोग जाने इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। तुलना के विषय में पहला पार्ट आज हम जानेंगे कि इसमें जो हम गणना करते हैं कितना उत्पादन हुआ, जैसे प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करेंगे, क्योंकि देश के में कितना उत्पादन हुआ ये जानना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि देश कितना विकसित हुआ है। उसी के आधार पर हम पता करते हैं देश विकसित है या नहीं विकसित है। तो उसके गणना करने के लिए हम कैसे गणना करेंगे ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, और कुल उत्पादन कितना होता है ये जानेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, और ना पसंद आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस टॉपिक के विषय में जान सकें। और एनसीईआरटी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के विषय में बताता हूं, मैं बहुत सारा टॉपिक क्लियर करूंगा, वो भी वो लोग जान सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि प्रत्येक क्षेत्र में विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 क्षेत्र रखा और हमारा देश बहुत विशाल है। तो हमें ये पता करना में बहुत मुश्किल होगा कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सरकार घर घर जाके नहीं पूछ सकती आपके यहाँ कितना उत्पादन हुआ, कैसे उत्पादन हुआ। उसके लिए ये काम असंभव प्रतीत होता है कि हर जगह जाके वो पता करे कितना उत्पादन हुआ है। तो ये समस्या का समाधान के लिए हमारे अर्थशास्त्रियों ने एक सुझाव दिया। वो सुझाव क्या है देखते हैं। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया अर्थशास्त्रियों ने कि यहाँ कितना उत्पादन हुआ, यहाँ कितना उत्पादन हुआ ये नहीं जानना है, सेवा में कितना उत्पादन हुआ ये नहीं जानना है। हमको ये जानना है कि इससे कितना अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुँचा है, उसका मूल्य जानना है। ठीक है, यहाँ क्या बताया है कि वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर अंतिम रूप से कितना मूल्य उत्पादन किया गया है, यहाँ पर कितने मूल्य का उत्पादन किया गया है, यहाँ पर कितने मूल्य का उत्पादन किया गया है, ये बताया गया है। ठीक है, तो वो कैसे जानेंगे, मूल्य कैसे जानेंगे वो देखते हैं। तो मूल्य जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है कि जितनी भी उत्पादित वस्तु है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, तो उत्पादित और बेची गई वस्तु या सेवा की गणना करने के बजाय सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। हम लोग अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य का गणना करते हैं। मूल्य मतलब मौद्रिक मूल्य, जैसे कि एक गेहूँ कैसे किलो बिक रहा है, 8 रुपया किलो, तो 8 रुपया की गणना करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक किसान ने 1000 किलो गेहूँ बेचा, कैसे रुपया किलो, 8 रुपया किलो बेचा, तो 8 रुपया किलो 1000 करके बेचा, यानी 8000 रुपया उसका कीमत हो गया। ठीक है, तो ये 8000 रुपया को हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो यही मूल्य का गणना करना हुआ। तो यहाँ पे एक और सावधानी बरतने की जरूरत है कि उत्पादित और बेची गई वस्तु जो है उसकी गणना करने के बजाय सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्य की गणना करते हैं। और ये जो मूल्य होता है ये अंतिम वस्तुओं का मूल्य होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का नहीं। अब आप पूछेंगे अंतिम वस्तु क्या है और मध्यवर्ती वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु क्या है देखते हैं। चलिए मानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एक किसान है, ठीक है, किसान ने गेहूं उत्पादन किया
गेहूं उत्पादन करने के लिए उसने किसको बेच दिया, आटा मिल वाले को बेच दिया। ठीक है, आटा मिल वाले को कितने में बेचा है उसने, 8 रुपये किलो में बेचा है। यही आटा मिल वाला गेहूं से आटा बनाया और आटा किसको दे दिया, बिस्कुट कंपनी को दे दिया। बिस्कुट कंपनी क्या किया, तो बिस्कुट कंपनी को उसने कितने में बेचा है, 10 रुपये किलो में। और बिस्कुट कंपनी क्या करता है, इससे बिस्कुट बनाता है और क्या बनाता है, 60 रुपया का एक पैकेट बनाता है, जिसमें वो 4 छोटा छोटा पैकेट डालता है, तो 15 रुपये का एक पैकेट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 60 रुपया है, इसमें ये वाला पहले से है, क्यों, क्योंकि बिस्कुट कंपनी ने इन दोनों को पैसा पहले से ही दिया हुआ है, यानी इस 60 रुपया में ये दोनों जुटा हुआ है। तो अगर ये 60 रुपया में इन दोनों को जोड़ेगा तो यहाँ समस्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो 60 रुपया में ये दोनों पहले से जुटा हुआ है, 8 रुपया और 10 रुपया पहले से जुटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर गणना करता है तो बार बार गणना हो जाएगा कि नहीं, तो बार बार गणना हो जाए वो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो समस्या उत्पन्न ना हो, एक बार एक वस्तु का गणना सिर्फ एक ही बार हो, इसलिए अंतिम वस्तु को गिना जाता है। और उससे अंतिम वस्तु से पहले वाला जो वस्तु होता है उसको मध्यवर्ती वस्तु बोला जाता है, यानी इन दोनों को नहीं गिनेंगे, सिर्फ हम लोग इसको गिनेंगे। ठीक है, अंतिम वस्तु को। तो जो वस्तु डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचेगा उसी को ही अंतिम वस्तु कहते हैं। गेहूं और आटा भी अंतिम वस्तु हो सकता है अगर आटा के रूप में हम उसको उपभोग कर लेते हैं। जैसे कि एक आम इंसान आटा किस लिए खरीदता है, रोटी बनाने के लिए। आटा को डायरेक्ट खरीद लिया, उपभोग कर लिया, तो वहाँ पर अंतिम वस्तु क्या हो जाएगा, आटा अंतिम वस्तु हो जाएगा। तो समझने की बात यह है कि जो उपभोक्ता तक डायरेक्ट पहुँचे, उपभोक्ता इसको जिस रूप में उपयोग करेगा वो ही अंतिम वस्तु कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अंतिम वस्तु के विषय में और पढ़ते हैं। तो गणना के लिए सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जाती है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। मैंने अभी बताया कि 60 रुपया में ये 10 रुपया और 8 रुपया पहले से जुटा हुआ है, क्योंकि जो किसान है इसको कितना 8 में बेचा है और आटा वाला ने इसको आटा वाला क्या 10 रुपया में इसको आगे बेच रहा है, यानी सब कोई अपना अपना फ़ायदा लेके बेच रहा है। तो यहाँ पे जो अंतिम रूप से पहुँचता है वो भी अपना फ़ायदा लेगा। और ये बिस्कुट कंपनी ने इन दोनों को पहले पैसा चुका दिया है, ताकि ये जो 60 रुपया में ये सारा जुटा हुआ है, तो इसलिए ये अंतिम वस्तु हो गया। ठीक है, तो अब हमने जो जाना अंतिम वस्तु, ये क्यों जाना, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि कुल उत्पादन कैसे जानते हैं। तो कुल उत्पादन जो होता है उसको ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो कैसे निकालते हैं सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब है जो ग्रॉस, इसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, कि घरेलू सीमा में जो हमारे घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन होता है उसको ही जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी के आधार पर ही कौन सा देश विकसित है या कौन सा देश विकसित नहीं है पता चलता है। जिस देश का जीडीपी ज़्यादा अच्छा होता है वो विकसित होता है। तो कैसे पता करते हैं कि कौन देश कितना उत्पादन किया, कितना उत्पादन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन को बताता है। जो किसी विशेष एक साल मान लेते हैं, एक साल में किसी क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु, जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन को बताता है। कुल उत्पादन जितना होगा उसको बताएगा। कौन सा बताता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये बहुत जानने की बातें हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो योग होता है वही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो ये जितना तीनों अंतिम वस्तु जितना होगा, यहाँ का अंतिम वस्तु, यहाँ का अंतिम वस्तु और यहाँ का, इनका मौद्रिक मूल्य, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो इन यहाँ तीनों का मौद्रिक मूल्य क्या जोड़ना है, हम लोग को मूल्य जोड़ना है, और मूल्य से क्या मिल जाएगा, हम लोग को जीडीपी मिल जाएगा। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इस यहाँ क्या है, तीनों क्षेत्र के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। मैंने बता दिया कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य के योग को ही
सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और यह क्या बताता है, यह अर्थव्यवस्था की विशालता प्रकट करता है। कौन देश कितना विशाल है, यही सकल घरेलू उत्पाद बताता है। इसलिए ये सकल घरेलू उत्पाद बहुत अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो दोबारा पूछिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।